हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो चुका है। आपका 5 जून से एग्ज़ाम होने वाला है और आप सारे लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में अगर आपको लीड लेना है तो आपको करंट अफेयर्स को अच्छा हर हालत में करना ही होगा, क्योंकि 40 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जो कि सारे के सारे बच्चे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि एलपी वाले भी बच्चे होंगे, जेई वाले बच्चे होंगे, आपके एसएससी के धुरंधर होंगे वहाँ पे, तो आपको उन बच्चों से कंपटीशन करना है। तो जिनका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा है उनको अब करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देने का टाइम आ गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे करंट अफेयर्स? तो जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि अभी हाल ही के दिनों में आरआरबी ने एएलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, आपका जेई हुआ था, आपका आरआरबी एसआई हुआ था और आरआरबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए, ठीक है, स्टैंडर्ड उसमें देखा गया था कि उसमें 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, लेकिन हमने स्टैंडर्ड यहाँ पे कितने मंथ को माना है? तो हमने यहाँ पे 18 मंथ को स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो गलती इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो आपका ट्रेड के जो बच्चे गलती किए थे, आपको याद होगा कि ट्रेड में हम लोग पैटर्न को फॉलो किए थे लेकिन ट्रेड को ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई भरोसा नहीं है आरआरबी का। तो हमको सेफ जोन चलना है, सेफ जोन में हमको 18 मंथ का कवर करना है। तो हम लोग 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मई 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग टोटल 1100 क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये करेंगे। इसमें हमने प्रायोरिटी दिया है, किसको प्रायोरिटी दिया है? जो भी आरआरबी ने अभी हाल के दिनों में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी वो लोग टॉपिक पे प्रेफर किए थे उसको हमने यहाँ पे प्रेफर दिया है, और जो पिछले बार आपका हुआ था उसको भी हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका 1100 करंट अफेयर्स अगर आप कर लोगे तो आपका एक तरह से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और आपको अगर नहीं भी कुछ आता है तो भी समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ कि सर 1100 में ही क्यों? क्योंकि 1100 को ऐसे करवाया गया है, उसका डिटेल्ड आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आपका 1100 वो बस कहने का है लेकिन आपका एक तरह से पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। तो इस 1100 करंट अफेयर्स के सीरीज को आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले ये जो हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रिंट आउट करवाने के बाद क्या कीजिएगा, आप एक हाइलाइटर खरीद लीजिएगा। उसके बाद जो करवाया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि ये आपका सुपर इंपॉर्टेंट है, उसको आपको क्या करना है, वहां पे आपको मार्क करना है। वहां पे आपको क्या करना है, मार्क करना है। जब आप 2 से 3 बार ये चीज़ों को कर लोगे तो आपका करंट अफेयर्स में जो मार्क्स होगा वो फिक्स हो जाएगा, और यकीन मानिए दोस्तों आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। और सबसे बेनिफिट वाला बात ये है कि आप ऑप्शन भी एलिमिनेट तो तभी कर पाओगे ना दोस्तों जब आपको पता होगा, तो आपका काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। तो आइए इस प्लेलिस्ट में जुड़िए और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको कंप्लीट ये जो आपका पीडीएफ है जिसमें आपको 1100 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, इसका आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, ये आपको मिल जाएगा कितने में? तो आपको 49 रुपीज़ में। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आपको ये दिखता है। जैसे देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी थी? तो आपका यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, और इसका ये देखिए काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। इसी टाइप से हर क्वेश्चन का यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको ये पूरा का पूरा 1100 करंट अफेयर्स आशुतोष सर करवाने वाले हैं, तो आप उनके साथ इस प्लेलिस्ट में जुड़िए। आपका 5 दिन के अंदर आपका 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप कोई भी मॉक लगा लेना, आपका नंबर देखना डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छा है आप जरूर लगिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, तो अब आशुतोष सर आपको 1100 करंट अफेयर्स आपको करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज से हम लोग एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो हो जाइए तैयार, अपने कलम और कॉपी लेकर आप लोग और शुरुआत कीजिए। आज से हम लोग हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक जो शुभम सर ने अपने इंट्रो में बताया है उस तरह से हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मई 2025 तक जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे कि अभी जो रिसेंटली आरआरबी द्वारा रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जिसमें आरआरबी कांस्टेबल का,
आरआरबी एएलपी, आरआरबी एसआई का जो पेपर हुआ, उसमें जो भी करंट अफेयर्स का पैटर्न रखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और हर टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, जीके में जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है उसका टेंशन आप हम लोगों पर, हमारी टीम पर छोड़ दीजिए। बस आप लोग मेहनत कीजिए ईमानदारी से, अपना जो भी टाइम है उसमें जीके में जो करंट अफेयर्स के लिए जितना टाइम आपने सुनिश्चित कर रखा है उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पीडीएफ साथ में रखें और हाइलाइटर भी अपने पास रखें, और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ उसको हाईलाइट करते जाइए, ताकि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसान होगा, आपका समय भी बचेगा और हर टॉपिक कवर हो पाएगा। इस नोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि इसको आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खुद से भी आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से हम लोग करंट अफेयर्स का चैप्टर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहले से ही राज्य सरकार में महिलाओं को आरक्षण जो है वो दिया गया था। वो पहले से 33% था। अब कह रहा है क्या कि कितना प्रतिशत आगे देने की, तो 33% से बढ़ाकर इसको 35% किया गया है। जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी शिवराज सिंह चौहान ने ही इसका रिकमेंडेशन किया था। हालांकि उनके टाइम में ये नोटिफिकेशन निकला, बट वो कैबिनेट द्वारा मंजूरी नहीं की गई। अभी जो वर्तमान में वहाँ की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो है 33% से बढ़ा करके कितना किया गया है, 35% कर दिया गया है। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सेमीकंडक्टर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सेमीकंडक्टर का यूज़ आमतौर पर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं उन सभी चीज़ों में किया जाता है। गुजरात जो है, गुजरात राज्य भारत का पहला राज्य बना जहां सेमीकंडक्टर नीति लागू किया जाएगा। यह नीति 2022 से लेकर 2027 तक, इस 22 से लेकर 27 साल 2027 तक जो है यह सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने का यहाँ पर प्लान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया है? तो एस अजीज बासा बनाम भारत सरकार का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे एएमयू भी कहते हैं, एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के इनकार करने वाले फैसले को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो नवंबर 2024 में यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ने ओडिशा के कितने गांवों को सुनामी रेड का दर्जा दिया है? ओडिशा के कितने गांवों को सुनामी रेड का दर्जा दिया है? सबसे पहले हम जान लें कि सुनामी रेड होता क्या है। सुनामी रेड एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, एक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रोग्राम सेटअप किया गया है, जिसका मकसद है, इसका उद्देश्य है कि सुनामी से जुड़े हुए जो भी खतरे जिस कंट्री में, जिस कॉन्टिनेंट के नियर बाय में आते हैं सुनामी, उससे जुड़े खतरे को कम करना और समुदायों को सुनामी से निपटने के लिए तैयार करना, और उन लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम मुहैया कराना ताकि वो लोग अलर्ट रहें कि जब भी सुनामी आएगी, इस तरह की कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी तो उससे बचने के लिए ये एक प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में अभी दूसरा ग्लोबल समिट हुआ था, सुनामी सिंपोजियम कार्यक्रम, जिसमें यूनेस्को ने इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन जो है, इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक जो है कमीशन ने ओडिशा के
24 गांव को, उड़ीसा के कितने गांव को? 24 गांव को सुनामी रेड का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भाई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया? नवंबर 24 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जनजाति से संबंधित योजनाओं और जनजाति को समर्पित संग्रहालय की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश राज्य में 2 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दो संग्रहालय, पहला है बादल भाई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही है। और दूसरा राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, ये जबलपुर में है। ये दोनों, छिंदवाड़ा और जबलपुर में दोनों संग्रहालय मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामियों को समर्पित है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? नवंबर 2024 में झारखंड में चुनाव हुआ था और झारखंड में टोटल जो है 81 विधानसभा सीटें हैं। कितने हैं विधानसभा सीट? 81 है। विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए थे, 2 चरण में ये चुनाव हुआ था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, JMM और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। तो किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 किसने पेश किया था? दोस्तों, बैंकिंग लॉ जो है ये फाइनेंस से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड बिल आमतौर पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण ने द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो लोकसभा में पेश किया था। नेक्स्ट है, शीतकालीन सत्र के दौरान रेल संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया? शीतकालीन सत्र के दौरान रेल संशोधन विधेयक, जो रेल मंत्री हमारे हैं अश्विनी वैष्णव ने रेल संशोधन विधेयक पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है 1989 में रेलवे के अधिनियम और 1905 में भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम को इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना था इसका मुख्य उद्देश्य। और इसी से रिलेटेड इसको एकीकृत करने का प्रोविजन जो है इस विधेयक में रखा गया है। तो रेल संशोधन विधेयक 2024 जो है अश्विनी वैष्णव के द्वारा पेश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो है रेलवे के अधिनियम, 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को इंटीग्रेट करने का प्रोविजन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दी है? नवोदय विद्यालय जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में और हर राज्यों के डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इसका उद्देश्य जो भी गरीब लोग और आमतौर पे जो भी इच्छुक है पेरेंट्स, वो इसके लिए एक कॉम्पिटिशन भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही इसमें रहने की व्यवस्था किया जाता है बच्चों के लिए। तो नवोदय विद्यालय जो है इस साल दिसंबर 2024 में 28 नवोदय विद्यालय, कितने? 28 नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। और साथ ही केंद्रीय विद्यालय भी 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्लान जो है वो सरकार का है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए संसद में बताया कि इस साल दिसंबर 2024 में जो है कैबिनेट ने कितना अप्रूव किया? 85 केवी के लिए अप्रूव किया और 28 जो है नवोदय विद्यालय के लिए अप्रूवल दिया गया। आगे चलते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 11 फीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।
नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया गया? दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जो है, वो राज्यसभा के सभापति ही उपराष्ट्रपति, सभापति जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और भारत के भी जो है वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया था। अब प्रश्न पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो है अपोजिशन पार्टी को, विपक्षी दलों को ये अधिकार है कि वो राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करें। तो आर्टिकल 67B, आर्टिकल 67B में यह अधिकार मिलता है कि विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अगर उनको अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो उनके खिलाफ जो है वो ये अपील कर सकते हैं। दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक निर्माण विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? वर्तमान सरकार की पहल है कि समय समय पर वर्तमान सरकार इस बात पे चर्चा करती है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो देश में एक साथ। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी सरकारी मशीनरी का उपयोग हर बार चुनाव में होता है, वो उसके कारण जो है सरकार के रिसोर्सों की बचत, काफ़ी रिसोर्स पे जो खर्च होता है गवर्नमेंट का, उसमें काफ़ी कटौती होगी और सरकार का एक अच्छा रकम जो है बच जाएगा भारत सरकार का। इसलिए सरकार समय समय पर जोर देती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि इसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाने पर जोर दिया जाता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक पेश किया। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी। और ये हमारा 129वां संविधान संशोधन है, 129th अमेंडमेंट है। इस विधेयक को केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया है, और इसके साथ एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा इन्होंने दिया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने चंबल काली सिंधी पार्वती नदी जोड़ो योजना, चंबल काली सिंधी पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की है। चंबल काली सिंधी पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये दोनों जो है राजस्थान के जयपुर से चंबल काली सिंधी पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 24 में की। चंबल काली सिंधी पार्वती नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान, चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, और काली सिंधी जो है वो राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा ये परियोजना जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत की है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर जो है वो क्या नाम है उनका? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। उन्होंने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? बिहार की राजधानी पटना में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार ने पहले बापू टावर का उद्घाटन किया है। किनके सम्मान में? गांधी जी की 155वीं जयंती के सम्मान में उन्होंने ऐसा किया है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट के किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा? अक्टूबर 24 में कैबिनेट ने 5 भारतीय भाषाओं को, कितने भाषाओं को? 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसमें क्या है हमारा? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली।
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन भाषाओं को जो है कैबिनेट ने किसमें मंजूरी दी है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। दोस्तों मैं जो भी बोल रहा हूँ वो डिटेल में दिया गया है, इसको आप बार बार वीडियो के साथ देख सकते हैं और हाइलाइटर लेकर बैठेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, और जब भी आप ये वीडियो देखेंगे और ये PDF लेंगे तो आपको इससे काफ़ी एग्ज़ाम में आपको सुविधा रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र के वासिम जिले के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वासिम जिला है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 24 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को गवर्नमेंट ने विकास को मंजूरी दी है, तो वो है गुजरात का लोथल। गुजरात लोथल काफ़ी पुराना शहर है और काफ़ी पॉपुलर शहर है। जब हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वहाँ भी लोथल की चर्चा होती है। गुजरात में ये लोथल में हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ी कई सारी चीज़ें मिली हैं। तो वही लोथल है जहाँ पर अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को, डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 7600 करोड़ से जुड़ी इस परियोजना का शिलान्यास किया है। महाराष्ट्र के मुंबई में यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया। इसे टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर बनाया गया है। 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इन्होंने देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, नेक्स्ट है देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय काशी, कहाँ बनेगा? काशी वाराणसी में बनेगा। तो देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है वो वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वो वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। खेल मंत्रालय ने, नेक्स्ट है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पहले दिया जाता था खेल मंत्रालय द्वारा, अब उसके जगह पे एक दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा। इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या कर दिया गया? अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किससे है? के हेमा समिति कहता है मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली जो भी समस्या होती थी उस पर के हेमा समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। यह फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य जो भी महिलाओं का, इस मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं का जो भी शोषण हो रहा था, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, नशीली दवा और शराब का जो भी दुरुपयोग हो रहा था, उन जैसे जो भी गंभीर मुद्दे थे उनका खुलासा किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई है और केरल सरकार द्वारा जो भी गठित की गई है के हेमा समिति, उसका संबंध जो है वो फिल्म उद्योग से है। आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितना फंड का प्रावधान किया है? सबसे पहले इस डिजिटल मिशन, ये डिजिटल कृषि मिशन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसानों की आय और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। किस तरह से गवर्नमेंट प्रयास करती है कि किस तरह से किसानों के इनकम को बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिजिटल युग में चल रहे हैं, तो डिजिटल के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो है इनके आय को बढ़ाएं। सरकार ने इस मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपये, 2817 करोड़ रुपये की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। हर प्रश्न के नीचे आपको डिटेल में दिया गया है। आप इसको देखकर जब भी आप वीडियो देखें और पीडीएफ साथ में रखेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप उसमें हाईलाइट कर लें, और उससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो है इसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में कुल कितने पिलर हैं? अब सरकार जो है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाई है, ठीक है, मंजूरी दी है। कह रहा है पिलर्स कितने हैं, उसमें कुल कितने पिलर हैं, कि सरकार का क्या उद्देश्य है, कि उसमें क्या क्या करना है। कह रहा है जलवायु को अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा के लिए किसान को तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस पर कुल व्यय जो है 3979 CR है, 3979 इतना CR है। इसमें 6 पिलर्स रखे गए हैं। कितने पिलर रखे गए हैं? 6 पिलर रखे गए हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फॉर फूड एंड फूडर क्रॉप, पल्स एंड ऑयलसीड क्रॉप इम्प्रूवमेंट ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, रिसर्च ऑन इंसेक्ट, माइक्रोब्स एंड पॉलिनेटर्स। इन 6 पिलर को तो हमें पूछा जा रहा है कि क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए में कुल कितने पिलर्स हैं? 6 पिलर हैं। टोटल पिलर कितने हैं? 6 पिलर्स हैं। आगे चलते हैं। चर्चा में रही डिजिटल भारत निधि का निम्न में से किससे संबंध है? कह रहा है क्या डिजिटल भारत निधि का किससे संबंध है? DBN डिजिटल भारत निधि। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो हमारा है, DOT जो है, उसने डिजिटल भारत निधि लागू किया है। इसका उद्देश्य जो है, जो डिजिटल डिवाइड है हमारा, डिजिटल विभाजन है, उसको, उस गैप को कम करना है, उसको दूर करना है और पूरे देश में टेलीकॉम सर्विस को जो है इक्वली जो है हर जगह एक्सेस करना है, हर जगह पहुंचाना है। तो सरकार ने डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए जो है DBN डिजिटल भारत निधि फंड की शुरुआत की है और ये जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया है। 23rd विधि आयोग का गठन किया है। 23rd विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन जो है हमारा 1 सितंबर 2024 से शुरुआत की है और ये 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। तो 3 साल का केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया और ये जो है इसका कार्यकाल 3 साल रहेगा। कितना दिन रहेगा इसका कार्यकाल? इसका कार्यकाल 3 ईयर रहेगा। किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है? पिछले साल गत वर्ष वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक आरजे मेडिकल कॉलेज है जो काफ़ी चर्चा में रहा था। कोलकाता में आरजे मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार कर लिया गया था, 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ, और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में, वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरे देश में काफ़ी भारी विरोध हुआ था। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने विधानसभा में, अपने राज्य की विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जिसका नाम है बलात्कार विरोधी अपराजिता।
यह विधेयक पारित किया। तो प्रश्न है आपका कि किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया? तो वेस्ट बंगाल में यह विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाया है? दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991, यह जो है एक अधिनियम दिल्ली के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक अधिनियम 1991 में बना हुआ था। इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो भी एलजी होते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो यहाँ के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा जाता है। यही यहाँ के आधिकारिक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल को राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय ये जो है आप गठन कर पाएंगे, और इनके अलावा वे उन सभी बॉडीज के मेंबर भी नियुक्त कर सकेंगे। जो भी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनको अपनी फाइल्स जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा अप्रूवल लेना होता है, और वो दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? जल संचय जन भागीदारी पहल। ऑब्वियस है कि यह जल शक्ति मंत्रालय का पहल होगा, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जल संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य कि जल संरक्षण में सामूहिक भागीदारी को बढ़ाना है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में या अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा है हमारे देश का जहाँ पे जल की कमी होती है, और ड्रिंकिंग वाटर का तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पानी के संचय पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। समय समय पर सरकार और काफ़ी एनजीओ द्वारा भी अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाती है, ताकि हम लोग जल का दुरुपयोग ना करें, उसके दुरुपयोग से बचें। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो ये पहल किया गया है, जल संचय भागीदारी, उसका मुख्य उद्देश्य है हमारा कि जल संरक्षण करें और उसमें सामूहिक भागीदारी, हर लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। चर्चा में रही गैलेथिया खाड़ी, जो गैलेथिया बे है, कह रहा है कि वो किस महासागर में है? वो इंडियन ओशन में है। गैलेथिया बे जो है वो हिंद महासागर में है। जो हमारी केंद्र सरकार है उसने गैलेथिया खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट के लिए प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। 3 पोर्ट्स को मेगा पोर्ट्स में बदलने के लिए मंजूरी दी है। गैलेथिया खाड़ी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से याद आया कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और उसका कैपिटल का नाम अब बदल चुका है। अभी आने वाले टाइम में हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप में गैलेथिया बे है, जो यह हिंद महासागर में स्थित है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग द्वारा जो है इसे ICTP इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP के रूप में विकसित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की कार्गो क्षमता को बढ़ाकर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना होता है। तो प्रश्न था हमारा कि गैलेथिया खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो गैलेथिया खाड़ी जो है हमारा हिंद महासागर में यह स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनिवर्सल सिविल कोड पर चर्चा की गई थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है कि भारत में, उसका मतलब है कि भारत में जो भी व्यक्ति हैं, हर नागरिक के लिए एक समान कानून रहेगा। यह कानून किसी विशेष धर्म, जाति, लिंग के लिए, सबके लिए जो है वो क्या है, एक जैसा होना चाहिए। और भारतीय संविधान में भी समान नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात की गई है। तो यह जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में
के तहत जो है यूनिवर्सल सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह अनुच्छेद 44 से, आर्टिकल 44 से ये संबंधित है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी। तो यह भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य से प्रारंभ की जाएगी। यह जिंद सोनीपत मार्ग पर संचालित होगी। यह ट्रेन कहाँ पे होगी, यह ट्रेन जो है जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा राज्य में जिंद सोनीपत पर यह संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत और नेपाल के बीच के मध्य लाभान्वित परियोजना है, किस नदी पर है, महाकाली नदी। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली महाकाली नदी पर है। कौन सी नदी पे है, महाकाली नदी पर यह परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 50वीं बैठक जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ये आयोजन जो है वो वाराणसी में आयोजन किया जाएगा। अब ये सम्मेलन हो चुका है, तो ये अगर पूछा जाएगा क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो कहाँ किया गया, वो वाराणसी में किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त 2024 को कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च करेंगे। यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, यह जो है 17A के तहत 17A प्रोजेक्ट के तहत जो है यह बनाया गया है। भारत और किस देश के मध्य गलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना, भारत और किस देश के मध्य जो है गलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना, भारत और भूटान के बीच जो है यह गलेफू कोकराझार रेलवे परियोजना शुरू की जाएगी। भूटान के राजा जो है जिंगबे खेसर नामग्याल वांगचुक ये हाल ही में भारत की यात्रा पर थे और इन्होंने भारत और भूटान के बीच जो है असम में कोकराझार जो है वो असम में है और भूटान में गलेफू है। तो कोकराझार और गलेफू के बीच जो है रेलवे लिंक परियोजना के लिए जो है अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने पर ये सहमत हुए। तो प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि भारत और किस देश के मध्य जो है गलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी, तो भारत और भूटान के बीच जो है ये परियोजना शुरू की जाएगी। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर 525 रुपये का ही डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मीराबाई जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जो है उन्होंने 525 रुपये के सिक्के का डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल को पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाला, तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति अंशुमन जिंगरन है। यह मात्र जो है 18 साल के हैं, 18 साल 125 दिन के हैं और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। पहली बार यह किस वर्ष लागू किया गया था, तो पहली बार ये 1952 में लागू किया गया था 1952 के बाद। अब जाकर 2023 में दोबारा जो है फिल्म
सामग्री की पायरेसी से निपट, इसका उद्देश्य जो है जो भी पायरेसी से रिलेटेड इशू थे उससे निपटने के लिए और सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के उद्देश्य से राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 जो है ये पेश किया गया। यानी कि इससे पहले अगर पूछा जाएगा तो पहली बार 1952 में किया गया और नेक्स्ट जो है यानी ये दूसरा है जो 2023 में किया गया है। टेली माइंस हेल्पलाइन, प्रश्न है टेली मानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है? तो टेली मानस हेल्पलाइन जो है ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हेल्पलाइन टेली मानस पर 2 लाख से अधिक कॉल्स मिली हैं। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पे कैनबिस मेडिसिन परियोजना लागू किया जाएगा। अब पहली बार भारत में कैनबिस, भांग को बोला जाता है, हिंदी में से भांग कहते हैं, से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज़, मिर्गी व अन्य तंत्रिका तंत्रों के विकारों का उपचार होता है इससे। तो पहला भारत का राज्य जम्मू कश्मीर होगा जहां पर पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व वो करेगा। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य। नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष जो है एस फांगनोक कोन्यांग हैं। बीजेपी सांसद हैं ये और ये पहली महिला है एस फांगनोक कोन्यांग जो नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता कर रही हैं। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल जो है किस राज्य द्वारा पास किया गया? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा एक पहल किया गया है ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए, और राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम को और अन्य सामान को डायरेक्ट हर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए ये गिग वर्कर्स बिल लाया है। गिग वर्कर्स बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गिग वर्कर्स बिल, और ये जो है किस सरकार की पहल है? राजस्थान सरकार द्वारा ये किया गया है और वहाँ की विधानसभा में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? कारगिल एक जगह है लद्दाख में, कारगिल में राज्य का पहला महिला पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है। ये जो है लद्दाख में कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। कहाँ खोला गया है? पहला पुलिस स्टेशन जो है वो लद्दाख में खोला गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में से कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए? 1.25 लाख जो है वो पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो है वो राष्ट्र को समर्पित किए। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है वो कर्नाटक राज्य हुआ। बेंगलुरु शहर जो हुआ वो हमारा जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। WCCF कहते हैं इसे, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। कभी कभी आपको एब्रिविएशन में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया? किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत, मुंबई में स्थित एशिया ऐतिहासिक बायकुला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगी इन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दुनिया का
सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका निर्माण नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक यह म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इसमें 950 कमरे होंगे और 8 विषयांगत खंड होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास दर्शाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाया गया है। 785 बाघ जो है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा के किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपित किया। इसमें सिंगापुर के DSR उपग्रह सहित 7 उपग्रह शामिल है। कितने? तो हमसे पूछा जाएगा कि श्रीहरिकोटा के किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसने PSLV C56 के द्वारा, किसके द्वारा? तो PSLV C56 के द्वारा। अमेजन इंडिया नेक्स्ट है। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में। श्रीनगर की डल झील पर आई हैव ए स्पेस के तहत देश का पहला फ्लोटिंग सेंटर जो है यह लॉन्च किया गया है। यह स्टोर अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। ये जो है अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उल्लास ऐप। यह इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत में जो भी वयस्क युवा है के बीच शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से ये ऐप लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 12 लाख से अधिक, उल्लास का मुख्य उद्देश्य जो है, उल्लास ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि 12 लाख से अधिक ड्रॉप आउट छात्र जो भी हैं वहाँ तक पहुँचना है, उन व्यक्तियों तक पहुँचना है और उन्हें सीखने के क्षेत्र में फिर से वापस लाना है। तो इसका मुख्य ये उल्लास जो है उसका जो यही मुख्य उद्देश्य है। आगे आते हैं, किस राज्य द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी दी गई है? किस राज्य द्वारा पहले हाइड्रोजन ईंधन? झारखंड सरकार द्वारा जो है ये हाइड्रोजन ईंधन को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में 350 करोड़ से अधिक निवेश से, कितने से? 350 करोड़ से अधिक निवेश से स्थापित होने वाला देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग से संबंधित उद्योगों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, मणिपुर हिंसा से संबंधित लोगों को राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित किया है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल थी। गीता मित्तल की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को रिकमेंड किया है, गठित किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकूट जो है, चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकूट का संबंध किससे है? रोबोट बैंडिकूट का संबंध जो है सीवर की सफाई और रखरखाव के लिए, रोबोट बैंडिकूट का इस्तेमाल सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? तो सुस्वागतम पोर्टल का संबंध जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इस पोर्टल का संबंध है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सुस्वागतम पोर्टल। नेक्स्ट है आपका देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश में बनाया गया है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा ये पहला यूनिटी मॉल जो है। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडैक्स, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री ने हैदराबाद में भारत का पहला एडैक्स डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा फ्रेमवर्क जो है वो अपने यहाँ लॉन्च किए हैं। तो तेलंगाना पहला राज्य हुआ। नेक्स्ट है इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? आदित्य L1। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को यह सेवाएं शुरू की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा नागरिकों को डिजिटल सेवाएं जो भी टेक्नोलॉजी है उसको उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। और हाल ही में सरकार ने 14,903 करोड़ रुपए की व्यय के साथ इस कार्यक्रम को के विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें काफ़ी फोकस है सरकार का ताकि जो है डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटाइजेशन का जो है हर लोगों तक इस प्रोग्राम का इस जो उद्देश्य है सरकार का इसका हर लोगों तक जो है इसकी सुविधाएं मिले, लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आगे चलते हैं हाल ही में किस राज्य में सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई? सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई पंजाब के फिरोजपुर में सारगढ़ी स्मारक की पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सारगढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। ये सारगढ़ी जो है वहाँ के एक आप कह सकते हैं कि शहीद थे। सारगढ़ी की लड़ाई में जो भी शहीद हुए सिख योद्धाओं की याद में इनको बनाया गया है। चर्चित कावेरी जल विवाद काफ़ी पुराना जल विवाद है। ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है ये काफ़ी समय से पुराना जल विवाद है, तो इसे कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी जल विवाद जो है ये चर्चित कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? तो भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। जब चंद्रयान मिशन 3 भारत ने लॉन्च किया था तो वो दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को वो जो है पहुंच गया था। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट है ल्यूपैक्स ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन संयुक्त मिशन है? ल्यूपैक्स जो है ये इंडिया यानी इंडिया के इसरो और जापान के जैक्स ए है, जापान के जैक्स है। तो ल्यूपैक्स जो है वो हमारा इसरो और जापान का ल्यूपैक्स ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। ये जो है कौन सा है? ये चंद्र मिशन है। इस मिशन को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस साल लॉन्च करने की संभावना है। और यह मिशन जो है ये भारत की चंद्रयान 4 की संज्ञा दी गई है इसको, भारत की मिशन मून 4। नेक्स्ट है चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये हवा से हवा में मार करने वाली है। अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली है। देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट जो है वो झारखंड में
झारखंड राज्य में इसको लगाया जाएगा। इसका निर्माण झारखंड सरकार और टाटा समूह द्वारा किया गया है। भारत का पहला ग्राम एटलस, भारत का पहला ग्राम एटलस जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला ग्राम एटलस ये गोवा में, भारत का पहला ग्राम एटलस जो है वो गोवा में, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक। उन्होंने मायम गांव की जैव विविधता आधारित एटलस जारी किया गया, जो भारत का पहला ग्राम एटलस है। मायम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को इसमें दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गोवा ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल में ही है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले AI स्कूल को लॉन्च किया गया है। यह AI स्कूल आई लर्निंग इंजिन्स USA और वैदिक स्कूल के बीच की साझेदारी का परिणाम है। चर्चित रोबोट व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? आपसे पूछा जाएगा चर्चित रोबोट व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह इसरो के द्वारा बनाया गया है। यह हाफ ह्यूमैनॉइड है, यह मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। तो चर्चित रोबोट व्योमित्र इसरो के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत है? महेंद्रगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कुछ देर पहले भी इसको। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की जो है वो किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था? तो इसे इसरो के PSLV C57 के द्वारा इसे छोड़ा गया था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत दुनिया का पहला आपदा अस्पताल तैयार किया गया है, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। यह अस्पताल पूरी तरह से स्वदेशी है और कहीं भी आपदा आने पर जो है यह 8 मिनट में तैयार किया जा सकता है। कितने मिनट में? इसको ओनली 8 मिनट में इसको हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? देश की पहली सोलर सिटी सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, वो उसको पहला सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में है? दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में है? दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 20 टन वजनी है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, सितंबर 2023 में, इसे भारत मंडपम में बना दिया गया था, भारत मंडपम में स्थापित किया गया था। और ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। कितना है? 28 फीट इनकी इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय सेना द्वारा चर्चित प्रोजेक्ट नमन है, भारतीय सेना द्वारा। इसका उद्देश्य जो है पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान करना और जो भी उनका शिकायत होगा उसको निवारण करना है।
भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? C-295 स्पेन से भारत ने खरीदा है। किससे खरीदा है? स्पेन से। C-295 जो है वो भारत ने स्पेन से खरीदा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो शांति निकेतन को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है शांति निकेतन। उसको यूनेस्को ने अपने 41th लिस्ट में धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? उनका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल पवित्र मंदिर समूह जो है वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। होयसल कर्नाटक स्थित बेलूर जो है वहाँ होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और ये 42वां विश्व धरोहर सम्मेलन विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। ये क्या है? अर्जुन मेघवाल जो हैं वो कानून मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। पुराने संसद भवन का नाम क्या है? पुराने संसद भवन का नाम जो है वो संविधान सदन रखा गया है। क्या रखा गया है? उसका नाम संविधान सदन रखा गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा, राजस्थान का कोटा शहर को भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य बिना रुकावट दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना है। बिना रुकावट। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला भारत का ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी वो कोटा है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है। ये 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस। आगे चलते हैं। 128वां संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? 128वां संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो वो यह जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी जो हमने पढ़ा है वो 128वां संशोधन विधेयक था जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कहा गया है महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें आरक्षण करने से संबंधित है। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का यह कौन सा है? मध्य प्रदेश का 7th है और देश का 54th टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है भारत की ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, हिंडन एयरपोर्ट पे। उत्तर प्रदेश में हिंडन एयरपोर्ट पे किया गया। आगे ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई थी? ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियली एंट्री दी गई थी? तो ऑस्कर 24 के लिए मलयालम फिल्म 2080 एवरीवन इज अ हीरो को भेजा गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया था? तो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में भारत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी को में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। आगे देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट है हाल ही में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कौशल मानवीय मिशन शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 2 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना है और उसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान करने के लिए ये जो है प्रेरित किया जाएगा। आगे है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड जो है वो लद्दाख में बनाया जाएगा। लद्दाख